नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो नंबर 21 में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था उसके सॉल्यूशंस की। तो एक बार उसके सॉल्यूशंस को हम बात कर लें तो हमारे जो प्रश्न थे वो हमारे लिए हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बातचीत को। सबसे पहला प्रश्न था, इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। ये किसकी रचना है या किसका कथन है? तो आपको ध्यान रखना है E.H. कार। E.H. कार बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिनकी एक महत्वपूर्ण रचना है इतिहास क्या है, बहुत फेमस है। उनका ये कथन रहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद के रूप में है, अर्थात वर्तमान के दृष्टिकोण से ही हम अतीत को देखने का प्रयास करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था, इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में है? इसका आंसर है हमारा अथर्ववेद, जो अंतिम वेद, नवीनतम वेद के रूप में भी जाना जाता है, ब्रह्मवेद भी कहते हैं जिसे। चलिए तीसरा प्रश्न है, सामूहिक भोज के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुधिहाल एक स्थान है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक साथ बहुत सारे लोगों के भोजन की कोई व्यवस्था वहाँ दिखाई देती है, तो ये बुधिहाल से प्राप्त हैं। प्रश्न नंबर 4 था, अग्नि के व्यापक उपयोग व शवाधान की प्रक्रिया से संबंधित आरंभिक मानव था। तो आपको ध्यान रखना है निएंडरथल मानव प्रसिद्ध रहा है। यदि आपसे ये कहा जाए कि अग्नि के बारे में जानकारी तो इससे पहले होमो इरेक्टस को भी थी, और होमो इरेक्टस और पिथेंकेथ्रोपस एक ही है, तो इनको भी जानकारी थी। परंतु अग्नि का व्यापक प्रयोग जब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और शवाधान की प्रक्रिया की बात की जाएगी सबसे पहले, तो उसका आंसर हमारा निएंडरथल मानव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हड्डी अस्थि निर्मित मातृदेवी स्त्री प्रतिमा का प्राप्ति स्थल किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर होगा बेलन घाटी में। आपको ध्यान रखना है लोहदा नाला एक स्थल है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, जहाँ से हमें अस्थि की या हड्डी से बनी स्त्री प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे कुछ इतिहासकार मातृ देवी भी मानते हैं। तो ये बेलन घाटी का क्षेत्र है, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 था हमारा, पाषाणकालीन चित्रकला शैल चित्रों से संबंधित जवोरा गुफाओं का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है जवोरा गुफाओं का संबंध मध्य प्रदेश से है, और भीमबेटका की गुफाओं का भी संबंध मध्य प्रदेश से है। प्रश्न नंबर 7, पैसरा बिहार से प्राचीनतम झोपड़ियों से संबंधित स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं, ये किस काल से संबद्ध माने गए हैं? तो ध्यान रखना है आपको, वैसे तो हम ये मानते हैं कि स्थायी निवास जो मनुष्य का है वो बहुत बाद में आया, नवपाषाण काल में आया, परंतु पैसरा बिहार से जो हमें स्तंभ गर्त मिले हैं, अर्थात गड्ढे मिले हैं जिनमें माना जाता है कि वहाँ पर स्तंभ लगाकर झोपड़ियाँ बनाई गई होंगी, ये प्रमाण पैसरा बिहार वाले ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, अर्थात वो आरंभिक अवस्था जिसका पाषाण काल में हम जिक्र करते हैं उस काल से संबंधित इसे माना गया है। अगला प्रश्न था हमारा 8वां, सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल से संबंधित कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो आपको ध्यान रखना है 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। सोहन नदी घाटी क्षेत्र से 5 वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया, आपको महत्वपूर्ण मानना है इस प्रश्न को। चलिए 9वां प्रश्न था हमारा, भीमबेटका मध्य प्रदेश के शैल चित्रों के खोजकर्ता कौन थे? ये थे V.S. वाकणकर। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में इन्होंने देखा तो भीमबेटका की गुफाएं इन्हें दिखाई दी, और उस क्षेत्र में इन्हें लगा कि कुछ महत्वपूर्ण सामग्री हमें मिल सकती है, और उस सामग्री को इन्होंने बहुत अच्छे से बुनाया और भारतीय इतिहास में चित्रकला के एक नए संदर्भ को प्रस्तुत किया कि मनुष्य बहुत पहले से भारतीय उपमहाद्वीप में चित्रकला से संबद्ध था। चलिए 10वां प्रश्न बात करते हैं, बिलासुर ग्राम किन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस थे अग्नि का प्रथम उपयोग,
मानव द्वारा भस्म टीलों की प्राप्ति का मुख्य स्थल, शिशु कपाल की प्राप्ति का स्थल। उत्तर है इसका प्राचीनतम चूल्हे का प्राप्ति स्थल। चूल्हे के प्राचीनतम अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिलासपुर ग्राम से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम चूल्हे के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं बिलासपुर ग्राम से। चलिए 11वां प्रश्न था, शुतुरमुर्ग के अंडे से निर्मित मनकों की प्राप्ति के उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछे कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन, तो उसके लिए तो पाटने प्रसिद्ध रहा है, पाटने महाराष्ट्र में। और यदि आपसे ये कहता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनाने की बात, तो आपको पाटने के साथ भीमबेटका की भी बात करनी है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, अभी बात की हमने इसके बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। शुतुरमुर्ग के अंडे पर, अंडे के खोल पर चित्रांकन यदि पूछा जाए तो पाटने बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और यदि आपसे ये कहा जाता है कि मनके बने हैं शुतुरमुर्ग के अंडे से, तो उसका आंसर हमारा पाटने और भीमबेटका दोनों हो जाएगा। चलिए, पुरापाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला को मद्रास उद्योग किसने नाम दिया? तो इसका आंसर होगा वीडी कृष्णा स्वामी जी ने दिया। मद्रास इंडस्ट्री नामकरण इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित 13 अंडाकार झोपड़ियों की प्राप्ति का स्थल है। आंसर रहेगा चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं कि प्राचीनतम मृदभांड जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, वो कहाँ से प्राप्त हैं? तो चौपानी मांडो से ही प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिमानव समाधि व हाथी दांत। ये आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। 14वां प्रश्न, त्रिमानव समाधि और हाथी दांत के लटकन की प्राप्ति से संबंधित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो आपको ध्यान रखना है दमदमा। नेट में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथी दांत का लॉकेट मिला है और 3 मानवों की एक साथ समाधि प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में है ये स्थल और मध्य पाषाण काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर केवल बुर्ज होम होगा। नवपाषाण काल से संबंधित बुर्ज होम कश्मीर का एक स्थल है। और यदि गुफकराल को डिस्कस करें तो गर्त आवास बुर्ज होम और गुफकराल दोनों से मिले हैं। तो ये अंतर कर लेना है, अगर केवल मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की बात की जा रही है तो बुर्ज होम आएगा, और यदि गर्त आवासों की बात की जाएगी तो बुर्ज होम के साथ ही हमें बात करनी होगी गुफकराल के बारे में, और दोनों ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16वां, राख के टीलों से संबद्ध कौन से स्थल कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? तो आपको बताएं, ऑप्शन सी जो था हमारा उत्तनूर व पलवाय, उत्तनूर व पलवाय, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं और इनमें से कोई भी कर्नाटक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का संबंध। प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का मतलब क्या है? तीर कमान, धनुष बाण, इस तरह के पहले प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, किस काल से संबंधित हैं ये? तो आपको ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल। और इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है जब हम बात करते हैं कि सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाणिक स्थल जो है, वहाँ से एक ऐसा कंकाल मिला है जिसके पसलियों में तीर लगा हुआ है। तो इसका मतलब तीर कमान, धनुष बाण की प्रारंभिक स्थिति का काल कौन सा है? तो मध्य पाषाण काल है। चलिए प्रश्न नंबर 18, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पाषाण, कांस्य व लौह युग का त्रियुगीय विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन सबसे पहले थॉमसन या टॉमसन ने किया है। ये बहुत पूछा जा रहा है तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। थॉमसन या टॉमसन के द्वारा किया गया है। भारत में प्रागैतिहास का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नागपुर। यदि आपसे पूछे कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है तो दिल्ली, परंतु यदि ये पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहास का मुख्यालय कहाँ है तो नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र।
अगला है नवपाषाणिक क्रांति पद का प्रयोग या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा गार्डन चाइल्ड। नवपाषाणिक क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि नवपाषाण काल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया, उसके अलावा स्थायी निवास, मृत भांडों की विस्तृत श्रृंखला, चाक का उपयोग पहिए के रूप में किया जाने लगा। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिली और इस वजह से इसे एक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है गार्डन चाइल्ड ने। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं हमारा। बीएन मिश्रा ने मध्य पुरापाषाण काल के राजस्थान से प्राप्त उपकरणों को क्या नाम दिया? तो आपको ध्यान रखना है, लूनी उद्योग के नाम से। क्या नाम दिया गया? लूनी उद्योग नाम दिया है बीएन मिश्रा ने, क्योंकि ये जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं ये मुख्य रूप से थार के मरुस्थल में प्राप्त हुए हैं और उस क्षेत्र में जो नदी बहती है वो लूनी नदी बहती है, तो लूनी उद्योग के नाम से आपको ध्यान रखना है इसे। इसके बाद 22वां प्रश्न था हमारा, ज्यामितीय आकृति वाले औजार हथियारों की अधिसंख्यक प्राप्ति का काल है? तो वो है मध्य पाषाण काल, जिसे हम माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। और मध्य पाषाण काल में हमें ज्यामितीय त्रिभुजाकार, आयताकार, हर तरह के औजार आपको देखने को मिल जाएंगे, चंद्राकार, इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बड़ा पूछा जाता है प्रश्न। गुनगेरिया ये स्थल है जहाँ से बहुत ज़्यादा ताम्र निधियाँ, ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। 24वां प्रश्न था हमारा, कायथा संस्कृति, जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, आपने सुना होगा आहड़ का नाम। आहड़, कायथा, मालवा, जोरवे, ये सब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। और कायथा संस्कृति से संबंधित जो क्षेत्र है वो मुख्यतः किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है वो मध्य प्रदेश में है। कायथा कहाँ पर है? एक स्थल है जो मध्य प्रदेश में है और इसकी खोज का श्रेय भी वीएस वाकणकर को ही दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन में आपको ध्यान रखना है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन गलत क्या था? ताम्र पाषाण संस्कृति में केवल ताम्र धातु का प्रयोग किया गया। ताम्र का ही प्रयोग नहीं किया गया, धातुएं और भी प्रयोग में ली गई, परंतु ताम्र का ही प्रयोग प्रारंभिक तौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो पूरी ताम्र पाषाणिक संस्कृति में केवल तांबे का इस्तेमाल हुआ, ये बात उचित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 26वां, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है, इन्होंने 78 विभाजन किए हैं औजारों हथियारों के, 78 डिविजन्स किए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए 78 डिविजन्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कारीगर मानव के नाम से प्रसिद्ध मानव है? तो आपको ध्यान रखना है होमो हेविलस। होमो हेविलस। 28वां प्रश्न था हमारा, नए चकमक या फ्लिंट उद्योग की स्थापना का काल है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उनमें तो आंसर रहेगा आपका पुरापाषाण काल, और यदि बहुत ज़्यादा डिटेल कराएगा इसमें तो आपको लिखना है उसमें उच्च पुरापाषाण काल। हमारे यहाँ क्वेश्चन में तो पुरापाषाण काल आंसर हो जाएगा, और यदि आपसे इसमें भी डिवीज़न करवाता है, डिटेल कराता है, तो उच्च पुरापाषाण काल नए चकमक या फ्लिंट उद्योग की स्थापना का काल था। चलिए 29वां प्रश्न था हमारा, निम्न में से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम स्थिति का स्वीकृत स्थल है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे नीचे वाला जो स्थल है वो नीचे वाला जो स्तर है पाषाण काल का, वो निम्न पुरापाषाण काल कहलाता है, और इसका जो प्राचीनतम स्थल माना गया है वो बोरी, महाराष्ट्र में माना गया है। चलिए 30वां प्रश्न, माइक्रोलिथिक उपकरणों की प्राप्ति का काल नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, माइक्रोलिथिक उपकरणों की प्राप्ति का काल है मध्य पाषाण काल,
और मध्य पाषाण काल से जब ये बनने शुरू हो जाएंगे तो बाद वाले काल में भी मिलेंगे, किंतु पुरा पाषाण काल में इस तरह के उपकरण प्राय नहीं मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा पुरा पाषाण काल का निम्नतम स्तर। तो ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने थी और इसके माध्यम से हमने कोशिश की कि आपको एक अभ्यास कराएं। इसी तरह के टेस्ट पेपर हमारे लगातार जारी रहने वाले हैं। आप लोग जो भी ये टेस्ट पेपर प्राप्त करना चाहें संपर्क कर सकते हैं 9460360484। ये आपको PDF में यदि प्राप्त करने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और इसके अलावा जो भी टेस्ट पेपर, जो भी महत्वपूर्ण सामग्री होगी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। चलिए, छोटा सा वीडियो, केवल ये सॉल्यूशन करना था। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड बातचीत करेंगे। ये था वीडियो नंबर 22 और इसमें था हमारे पहले पेपर का सॉल्यूशन। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।